Hello everybody. So in the last class we have discussed about rotational motion. Today we will do certain numericals from your workbook on the same. So last class में हमने rotational motion and plane motion study किया था. Today we will solve numericals from your workbook. So just open your workbook, chapter number 5, question number 1. Let's start our discussion. Question number 1. So question number 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है. 100 kg flywheel having the radius of gyration of 1 meter is rotating at 1000 rpm. The angular momentum of the flywheel about its axis of rotation in kg meter square per second. देखिए सबसे पहले मैं radius of gyration समझाना चाहूंगा आपको. Just let me revise the radius of gyration. शायद पिछली क्लास में मैंने बताया नहीं, इसीलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ. Radius of gyration. Let me denote it by a distance r. So radius of gyration को कैसे डिफाइन किया गया है? Let the moment of inertia of the whole body about the axis is IZZ. इस पूरी बॉडी का, ये जो बॉडी है यहाँ पे, मान लीजिए एक डिस्क है, कोई भी बॉडी है, the moment of inertia of this body about this axis of rotation is IZZ. If I replace this body with a point mass, then the distance of the point mass from this axis of rotation VR such that the moment of inertia of this point mass about the axis of rotation is the moment of inertia of the whole body. So radius of gyration is the distance of the point mass from the axis such that the distance of the point mass from the axis under consideration is same as the moment of inertia of the point mass about the axis under consideration is same as the moment of inertia of the body. तो कुल मिला के बात इतनी सी है. अगर रेडियस ऑफ जायरेशन हमें गिवन है तो हम डायरेक्टली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं. लाइक इन दिस क्वेश्चन रेडियस ऑफ जायरेशन इज गिवन एज 1. So I can write the moment of inertia as mr square. तो अगर radius of gyration given हो, shape, geometrical characteristics of body ना given हो, तब भी आप moment of inertia निकाल सकते हैं. Clear है? Simple है. Now I am proceeding. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे radius of gyration कितना given है? What is the radius of gyration that is given? So radius of gyration r is equal to how much? 1 मीटर. ओमेगा दे रखा है हमें 1000 rpm. देखिए तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट. आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन पर सेकेंड. तो कैसे करेंगे? देखिए एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई. तो हम क्या करेंगे? 2 पाई इंटू 1000 रेडियन पर मिनट. इसको डिवाइडेड 60 करूंगा तो आंसर किसमें आएगा? रेडियन पर सेकेंड. ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड. नाउ एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम आर गिवन है हमें. एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होगा? आई ओमेगा. तो एल को क्या लिख दूंगा मैं? एल इज इक्वल टू आई को क्या लिखूंगा? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. मास दे रखा है. हाँ मास दे रखा है. मास ऑफ द बॉडी इज हाउ मच? 1000 kg और r इज इक्वल टू 1 मीटर. तो 1000 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज 2 पाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1047. लगभग यही आंसर आ जाएगा. 471 कुछ आता है. राउंड ऑफ करेंगे तो आसपास की वैल्यू आएगी. दैट इज kg मीटर. एग्जैक्ट निकाल के बता देता हूं या तो आपको एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आ जाएगी. एग्जैक्ट इट वुड बी दिस मच. एग्जैक्टली कितना होगा? 1000 इंटू 2 पाई इंटू 1000 अगेन डिवाइडेड बाय 60. दैट इज 10471 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. 1047 मास इज हाउ मच?
100 kg है, मास 100 kg है, 1000 kg नहीं है, इसीलिए एक डेसिमल की मिस्टेक हो रही है, मास इज 100 kg। अब सही है, 10471.98 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आसपास का आंसर क्लिक कर लीजिएगा, आसपास का आंसर जो है दैट विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, दैट इज बी। जस्ट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको रेडियस ऑफ जायरेशन क्लियर करके बता दिया। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2. For a particle moving under the action of a central force field, चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सेंट्रल फोर्स फील्ड क्या है? सेंट्रल फोर्स फील्ड इज लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, magnetic field, electric field. These are known as what? Central force field. Because these force fields can be concentrated on the center of weight or center of mass of the body. इसीलिए इन सारे फील्ड्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स फील्ड। सो मान लीजिए अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में, इट इज सेंट्रल फोर्स फील्ड, तो वो पूरा का पूरा जो उसका वेट है किसी एक पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लग रहा होगा, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। सो देयर इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट विच द वेट इज पासिंग थ्रू। सो आई कैन से दैट about this point the net torque is 0, सिर्फ सेंट्रल फोर्स फील्ड है और तो कोई मास नहीं है। about this point the torque of the mg or moment of mg is 0, and I have told you in the last class, if at any point net torque or net moment is 0, then about that point the angular momentum is conserved. So I can say if the body is only under central force field, there will always be a point that is center of gravity, COG, about which the whole force would be passing, or the whole force can be assumed to be concentrated such that the moment about this point due to this force is 0. So therefore the angular momentum of this body is conserved. So correct answer 2 का क्या है? 2 का correct answer क्या है? A. That is the angle of angular momentum of the body or the particle is conserved. Question number 3. थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। केवल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे, लीनियर मोमेंटम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 3 में क्या बोला जा रहा है? हमारे पास एक पुली है इस तरीके से, इट इज टाइड हियर, ओके, हिंज्ड है यहां पे। If the weight is falling with an acceleration of 4.8 meter per second, एक weight है, it is falling with an acceleration of 4.8 meter per second square. If the radius of the wheel is 30 centimeter, radius of wheel कितना है? R is equal to 30 centimeter. R is equal to 30 centimeter. Clear? The angular motion, the angular acceleration of the wheel. अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, डेटा इतना है ही नहीं कि मैं पता लगा पाऊं कि ये रोलिंग विथ स्लिपिंग है या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। अगर मैं इसको रोलिंग विथ स्लिपिंग मान के एनालाइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक सिलेंडर के ऊपर फोर्स P लग रहा था। उस केस में हमने देखा था कि अगर रोलिंग विथ स्लिपिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को जज करना है तो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ म्यू एस, म्यू के एक्सेट्रा। यहाँ म्यू एस, म्यू के ये सब चीजें गिवन ही नहीं। वी आर ओनली आस्क्ड टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। अगर मुझे ये, उसके लिए मुझे टेंशन चाहिए, और टेंशन के लिए अगर मैं इसको मान लूँ A इज इक्वल टू आर अल्फा, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो अगर हमें ये जज करना है, वी हैव टू एनालाइज कंसीडरिंग रोलिंग विद स्लिपिंग मोशन, देन आई नीड टू नो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द थ्रेड एंड और बिटवीन द रोप एंड द व्हील। ऐसा डेटा कुछ गिवन ही नहीं है, डेटा इतना है ही नहीं। ऑब्वियसली आई विल कंसिडर इट टू बी व्हाट,
रोलिंग विद स्लीपिंग मोशन, सॉरी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग मोशन। रोलिंग विद स्लीपिंग मान लोगे तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, assuming rolling without sleeping, हम क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू आर अल्फा। A कितना है हमारा 4.8, R बोल दो, R इज इक्वल टू हाउ मच 0.3 मीटर, मीटर में ले गया इसको, इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा 3 1 3 3 6 that is 16 रेडियन। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो our angular acceleration alpha is the angular acceleration that is coming out to be how much 16 radian per second. Angular acceleration is coming out to be 16 radian per second square। सिंपल था एकदम, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 भी देखिए कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। देखिए क्या बोला गया, अ डिश शेप्ड फ्रिक्शनल पुली, फ्रिक्शनल पुली है, I is equal to how much mr square by 2, has a mass of 40 kg and a radius of 400 centimeter। ये डिस्क है तो ऑब्वियसली I कितना होगा उसका mr square, I कितना होगा mr square। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं, नाउ डूइंग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करिए। फोर्थ में देखिए क्या करना है। तो एक डिस्क शेप पुली है, उसका रेडियस है r एंड r इज इक्वल टू हाउ मच, r इज इक्वल टू 400 या 4 मीटर कर देता हूं डायरेक्टली। मास कितना है इसका, मास कैपिटल M कर देता हूं, दैट इज 440 kg। क्लियर। A rope is wound around the pulley, इसके ऊपर एक रोप भी है, रोप नीचे जा रहा है, और रोप is wound and supports a mass of 4 kg। This is small m, small m is equal to 4 kg। Clear? What is the angular acceleration of the pulley? Again I have to consider the rolling without slipping, नहीं तो फिर से आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वापस से देखो म्यू एस म्यू के गिवन नहीं, देखना जरा उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन हो गया। मान लीजिए ये है एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ a और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा, ये टेंशन t होगा और यहाँ पर टेंशन क्या होगा t। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इससे हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू आर अल्फा, कैपिटल R कर देता हूं, कैपिटल R अल्फा। क्लियर है मेरी बात, हमने पहले ही मान लिया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नहीं तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ये T इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, T इज ऑलवेज, TT वुड बी सेम। मासलेस रोप मान रहा हूं क्योंकि रोप का अगर मास नहीं गिवन है तो हर वक्त आप उसको क्या मानेंगे, मासलेस, ऑब्वियसली। क्लियर है। सो पहले एफबीडी ऑफ m से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, है ना, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 2, या सारी वैल्यू फिट करते थे, दिस इंप्लाइज 4g 4 इंटू जी देख लेंगे लास्ट में, इज इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और बनाऊंगा, इसके लिए बनाऊंगा इस पुली पे या इस व्हील पे तो केवल कितना फोर्स लग रहा है T, उसका मोमेंट अबाउट द सेंटर इज TR इज इक्वल टू I अल्फा। इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, नाउ T इंटू R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। R इज हाउ मच 4 मीटर अगेन, सो T इज इक्वल टू I इज mr स्क्वायर बाई 2। सारी वैल्यू फिट कर दो इसमें। तो T कितना है हमारा, T पता नहीं, 4 इंटू टी, R इज 4 इज इक्वल टू I इज 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3।
आई नीड टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक काम करो, टी को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ए को यहाँ डाल दो और आंसर निकाल डालो पूरा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखो मैं क्या लिखूंगा, ये पार्ट मिटा रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर मुझे लिखना है तो व्हाट आई शुड, तो बस सिर्फ कैलकुलेशंस रह गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या लिखेगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। एक काम करो, 1 को पहले इसमें डालो, r तो 4 मीटर है ही, तो r इज 4 मीटर, सो 4 अल्फा, सो t इज इक्वल टू 4g माइनस क्या होगा, 4 4 जा 16 अल्फा इंटू 4 इज इक्वल टू 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब जरा कैंसिल वैंसिल करके हम अपना आंसर लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा कैंसिल वैंसिल किया और आंसर लेके आए, तो आंसर कितना आ जाएगा 4g, g को 10 ले लेता हूँ, आसपास का आंसर क्लिक कर लेंगे कि कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़े। 4 इंटू 10, 4 कॉमन भी ले लो इसमें से, बस 10 बचेगा, 10 माइनस 4 अल्फा, देखो 4 4 जा 16, 4 यहाँ से कैंसिल कर दो, 16 पूरा ही उड़ जाएगा, इज इक्वल टू 20 अल्फा। उस तरफ लेके जाओ इसको, तो ये कितना हो जाएगा 24 अल्फा इज इक्वल टू 10। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 10/24। 10/24 कितना होगा हमारा, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा देख लेता हूँ। 10/24 इज हाउ मच, 10/24 is 0.42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आसपास का आंसर क्लिक कर लीजिएगा, आसपास का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट 0.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 भी ले लेते तो आसपास का ही आंसर आता, उसको क्लिक कर लेते तो हमारा आसपास का आंसर क्या है, बी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, बी। क्लियर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट समझिए जब तक आप इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं मानेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने रोलिंग विद स्लिपिंग मान लिया तो फिर हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया था रोलिंग विद स्लिपिंग का, कैसे एनालाइज करना है मैंने आपको सिखा रखा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। 5 भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ना, आप अपने आप सॉल्व करिएगा वर्कबुक को, डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखिएगा। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक। फेसबुक पे आप कभी भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज आंसर डाउट्स ऑन फेसबुक। तो मैसेंजर पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। बाय नेम, बाय माय नेम यू कैन सर्च बादल सोनी। बाय माय नेम यू कैन सर्च माय फेसबुक प्रोफाइल। जस्ट सेंड मी अ रिक्वेस्ट और आप मैसेंजर के ऊपर अपने डाउट्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th में क्या बोले जा रहा है, डिस्क ए एंड बी रोटेट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड देयर वेट इज आल्सो सेम। तो मास भी सेम है। इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई इज 2:1 देन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एनालॉजी से पिछली बार बताया था। तो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। बोथ हैव द सेम मास। रेडियाई अलग अलग है। रेडियाई इसकी मान लो अगर 2r है तो रेडियाई ऑफ आर ए इज 2r। सो रेडियाई ऑफ आर बी कितना होगा, r। 2:1 के रेशियो में। बस खत्म करो। मास सेम है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम, एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर KEA, ratio of their kinetic energy divided by KEB is equal to half IA omega square divided by half IB omega square। हाफ हाफ कैंसिल करो, ओमेगा ओमेगा कैंसिल करो। IA को क्या लिखोगे, M RA स्क्वायर बाई 2 है ना। डिस्क है ये, डिस्क मान लो RA स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा।
एम आर बी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, आर ए स्क्वायर बाई आर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेट इज नथिंग बट 4:1, डेट इज इक्वल टू 4:1. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4:1. सो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, डी. डी इज आवर करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर क्या होगा, डी. ओके, लेट्स प्रोसीड अगेन. प्रोसीड कर रहा हूं वापस, इसको नोट कर लेंगे सभी. नाउ लेट्स प्रोसीड. डी. क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन लिखिए. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है. A wheel is rotating at an angular speed omega about its axis, which is kept vertical. An identical wheel initially at rest is gently dropped into the same axle, and the two wheels start rotating with a common angular speed. With what is their common angular speed? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. एक व्हील है और उसके ऊपर पहले वो रोटेट कर रहा है. इट इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना, क्लियर है. अब एन आइडेंटिकल व्हील विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट इज जेंटली ड्रॉप किया, और ये दोनों जो है किसी दूसरे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से रोटेट होना स्टार्ट कर. दे बोथ रोटेट एट सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश. जेंटली ड्रॉप किया, कोई इंपल्स नहीं है उसका, दोनों स्टिक करके रोटेट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली आई कैन, ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो गया इन बॉडीज के बीच में. आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम, we will write this, that is I omega initial angular momentum is equal to final disk 2i कर दूंगा. दो डिस्क है तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2i, दो व्हील है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i इंटू ओमेगा डैश. ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय 2. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी ए. सिक्स्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए. सिक्स्थ का करेक्ट आंसर इज ए. सेवेंथ की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला जा रहा है. पहले आप लिख लीजिए इसको, 6 लिख लिया हमने. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी टाइप के देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. क्लिक करना चाहिए बस हमें. सारे कंसेप्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी कर ले रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैकेनिकल के गेट का क्वेश्चन है ये. A rigid rod of length L by root L is equal to root 2 meter is undergoing translational as well as rotational motion, the plane motion and general plane motion as shown in the figure. The point A has velocity v1 equal to I cap plus 2j cap, and the end B is constrained to move only along the x direction. So the magnitude of velocity v2 at the end B is, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा. अभी डायग्राम सही से बनना चाहिए इस क्वेश्चन का. ओके, सो ये हमारा एंड बी, इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज दिस डायरेक्शन. इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v2. So this is angle theta. Theta is 45 degrees. Theta is 45 degrees. Clear है? Okay. So this velocity is v1. This velocity is v1. इसकी velocity कितनी है? v1. ठीक है? v1 हमें given है. I cap j cap axis ये रही हमारी. This is the I cap x axis and this is the j cap, that is y. नहीं भी given होता तो हम यही लेते. I cap j cap axis are always like this. Clear है? Okay.
सो दो एंगल्स दे रखे, ऑब्वियसली इसका रोटेशन बी पॉइंट के अबाउट ही हो रहा है, क्योंकि बी तो केवल ट्रांसलेट हो सकता है, बी रोटेट नहीं होगा। तो मान लीजिए मैंने बी के अबाउट रोटेशनल वेलोसिटी मान ली है ओमेगा, मुझे तो जो है v2 निकालना है। अब देखो v1, ये l गिवन है मुझे, l इज इक्वल टू हाउ मच, l इज इक्वल टू √2 मीटर, एंड v1 गिवन है, v1 कितना है हमारा i कैप प्लस 2 j कैप, i कैप प्लस 2 j कैप, ये v1 वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज i कैप प्लस 2 j कैप। देखो v1 को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। देखो एक तो ट्रांसलेशन के कारण a को वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज v2, और एक रोटेशन के कारण वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, दैट इज एट 90 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एल ओमेगा। ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, एल ओमेगा। ये देखो एंगल गिवन है थीटा, ये एंगल मुझे गिवन है थीटा, तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, दिस एंगल इज, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, दिस वेलोसिटी एल ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो ऑब्वियसली फिर ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, देखो 45 डिग्री 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 45 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी व्हाट 45 डिग्री। तो अगर मैं v1 को लिखना चाहूं तो v1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v1 को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू हाउ मच, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस एल ओमेगा कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस एल ओमेगा साइन 45 डिग्री 45 डिग्री। अब आई कैप को आई कैप के साथ कंपेयर कर लो, जे कैप को जे कैप के साथ, यू विल गेट द आंसर। सो ओमेगा पहले निकाल लो, नाउ एल ओमेगा साइन 45 डिग्री is equal to, and this v1 should be equal to how much, I cap plus 2 j cap, तो I cap को I cap के साथ and j cap को j cap, therefore this implies j cap को j cap के साथ कंपेयर किया तो L omega sin 45 degree is equal to 2, therefore L omega is equal to 2 root 2, and v2 minus L omega cos 45 degree is equal to 1, therefore v2 is equal to L omega 1 plus L omega क्या है 2 root 2 divided by 1 root 2, 1 plus 2 is equal to how much 3 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। जस्ट मैंने क्या किया, आई कैप को आई कैप के साथ कंपेयर किया और जे कैप को जे कैप के साथ। आप इसको नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ना हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प से भी कर सकते थे। जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प से कैसे करते, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो अब मैं इस पूरे रोटेशन मोशन को, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन को केवल रोटेशन मोशन मान के भी स्टडी कर सकता था। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर से करता, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर से करता तो देखो कैसे करता। अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर के कंसेप्ट से करता तो कैसे करता है, लेट्स सी दिस नाउ। इंस्टेंटेनियस सेंटर के कंसेप्ट से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगेन कर रहा हूं मैं ऑल्टरनेटिवली। देखो अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प से करते तो आप कैसे करते, आप इंस्टेंटेनियस सेंटर इसका ट्रेस कर सकते थे। कैसे करते, देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से मूव कर रहे हैं आप, और ये वेलोसिटी क्या है v1। इस पूरे मोशन को आप क्या मानते, this whole motion can be considered as what, it can be considered as pure rotation about some point, that point is known as instantaneous center। वो instantaneous center कहां पर होगा, उसको ट्रेस करने के लिए मैं इस वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा, इस वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इस वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। जहां पर ये दो इंटरसेक्ट करेंगे, दिस विल बिकम आवर इंस्टेंटेनियस सेंटर।
यही बनेगा हमारा इंस्टेंटेनियस। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू, जहां पर भी ये करेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर ये रहा हमारा। अब बस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करिए और सॉल्व करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बट सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। ये मुझे पता है ये √2 है, तो सिमिलरली अब आप जो है सिर्फ एंगल्स निकाल लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये इससे परपेंडिकुलर है हमारा, और इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो कैसे निकालेंगे इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर, देखिए सो ये मुझे किसी तरीके से R1 निकालना है और ये R2 निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू हाउ मच, R2 ओमेगा। इस पूरे मोशन को अब मैं क्या मान लूंगा, केवल रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। तो देखिए V1 इज इक्वल टू R2 ओमेगा लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, V2 निकाल लेंगे एक बार अगर R1 R2 ओमेगा पता हो। R1 R2 निकालना जरूरी है, बिना R1 R2 निकाले आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। R1 R2 कैसे निकलेगा, R1 R2 मैं इस डायरेक्शन वेक्टर से निकालूंगा। अब देखो मुझे V1 का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, तो V1 का डायरेक्शन गिवन है, तो V1 का एंगल निकाल लो यहां से एंड सिमिलरली डू इट। जो एंगल ये होगा इसकी एक्सिस से, वही एंगल से यहां पर कुछ कर लेंगे। और क्लियर है, जस्ट फाइंड दीज डिस्टेंसेस। फालतू कॉम्प्लेक्स कर दोगे आप प्रोसीजर, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप काम करो तभी हो जाता है, बट ज्योमेट्री से भी हम R1 R2 निकाल के ऐसे इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट विल नॉट बी अ ह्यूज क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बढ़ रहा हूँ आगे में, लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जस्ट एंगल निकालना है आपको। V1 का तो एंगल निकल ही जाएगा ना, V1 वेक्टर गिवन है हमें। V1 वेक्टर कितना है, I कैप प्लस 2j कैप। V1 का एंगल ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये पूरा एंगल मिल गया तो उससे फिर सब्सट्रैक्ट करके ये एंगल निकाल लीजिएगा। जो भी ये एंगल होगा ये पूरा 90 डिग्रीज है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस दिस मच एंगल। तो ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, सिमिलरली ये एंगल आ गया। साइन रूल लगाइएगा, R1 R2 निकल आएगा एंड यू विल प्रोसीड। बट कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, हम इसकी तरफ से नहीं करेंगे। क्लियर है, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल अप्रोच मैंने बता दी थी, बट इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, A and B are the end points of a diameter of a disc rolling along a straight line with a counterclockwise angular velocity as shown in the figure. Referring to the velocity VA and VB vector shown in the figure, पता लगाना है VA VB vector correct है या incorrect। Obviously ये rolling with translation motion है। एक चीज देखो, ये पूरी बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। पता नहीं है V इक्वल टू R ओमेगा है या नहीं, मुझे तो बस VA VB वेक्टर का डायरेक्शन पता लगाना है। क्लियर है, मान लो अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन होता तो आप इसको पूरा का पूरा रोटेशन भी मान सकते थे, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाता है इसका। तो A और B जो भी होता, इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड बी। मतलब VB वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता, कुछ ऐसा होता, और VA वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता, टेंजेंशियल तो नहीं होता ऑब्वियसली। VA वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा, ऑब्वियसली वो टेंजेंशियल नहीं होता क्योंकि दो वेलोसिटी है ना, एक एंगुलर वेलोसिटी के कारण उसको ट्रांसलेशन वेलोसिटी मिल रही है और एक ट्रांसलेशन मोशन तो है ही।
तो करेक्ट ओरिएंटेशन कुछ ये वी ए वी बी होगा। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन होगा तो ये 90 डिग्रीज होंगे, अगर ये रोलिंग विद स्लिपिंग मोशन होगा तो ऑब्वियसली 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ और होगा। बट मुझे एंगल नहीं बताना, बस मुझे ये बताना था वी ए वी बी वेक्टर का जो ओरिएंटेशन गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली वी ए एंड वी बी बोथ कैन नॉट बी टेंजेंशियल एज शोन इन द फिगर, सो वी ए एंड वी बी बोथ आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। 9th में देखिए क्या बोला जा रहा है। The cylinder shown below rolls without slipping towards which of the following points is the acceleration of the point of contact A on the cylinder directed? The cylinder shown below rolls without slipping. Towards which of the point is the acceleration of the point of contact A on the cylinder is directed? देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन है, दिस इज द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन, तो ऑब्वियसली इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्लियर है? ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इस डायरेक्शन में देखिए रोल कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और ये मान लीजिए ज्योमेट्रिक सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज ज्योमेट्रिक सेंटर। क्लियर? ओके, ज्योमेट्रिक सेंटर को बोल देता हूं O। अब ध्यान देंगे A का ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन देखो कितना होगा। एक तो A यहां मिलेगा इसको, और R अल्फा इसको पीछे की तरफ मिलेगा। A इज इक्वल टू R अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। एंड पूरा का पूरा, पर केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इस पॉइंट की दो एक्सेलरेशन होते हैं, हमें पता है देयर आर टू एक्सेलरेशन, वन इज द टेंजेंशियल एंड वन इज द नॉर्मल। नॉर्मल कहां की तरफ डायरेक्टेड है? नॉर्मल विल बी लाइक दिस, दिस इज A, सो AT इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? A माइनस R अल्फा इज इक्वल टू 0, सिंस rolling without slipping. AN is the normal acceleration or radial acceleration? It is directed towards the center. Therefore, AT is equal to क्या? केवल AN. And it is directed towards what? It is total acceleration A is equal to लिख देता हूं, A vector is equal to only AN. करेक्ट आंसर निकाल लीजिए। AN v²/r होता है, तो पिछली बार प्रूफ भी करके दिखाया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिक सेंटर, दिस नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिक सेंटर, दैट इज O। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ये O। क्या है? O इज द ज्योमेट्रिक सेंटर। करेक्ट आंसर इज B। करेक्ट आंसर इज व्हाट? ज्योमेट्रिक सेंटर, दैट इज। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, नोट कर लेंगे सभी इसको। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th करके दिखाता हूं। हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके वर्कबुक के, कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा आपकी वर्कबुक का। क्लियर है?
Question number 10. A solid disk of radius r rolls without slipping on a horizontal floor with angular velocity omega and angular acceleration alpha. Angular velocity omega और angular acceleration क्या है? Alpha. The magnitude of the angular acceleration of the point of contact of the disk is. तो बोल दिया it is rolling without slipping. मान लीजिए ये अल्फा है और ये ओमेगा है, क्लियर है? अल्फा ओमेगा और ये ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है ए। अब सही है, तो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। मुझे ए पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है। ए पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू आर अल्फा फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मैं लिख सकता हूं ना, ए इज इक्वल टू वॉट, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए देखेंगे, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए, देखो ए पर क्या क्या एक्सेलरेशन, आगे की तरफ ए है, पीछे की तरफ आर अल्फा है, ये तो 0 हो गया, और एक अंदर की तरफ हो जाएगा ए एन। देयरफॉर एट ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT is equal to A minus R alpha is equal to 0 and normal acceleration कितना होगा, AN is equal to V square by R बोल दो, V is equal to क्या लिख सकता हूं, R ओमेगा, V is also equal to क्या, R ओमेगा, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन है तो v को लिख दिया मैंने r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू an ओनली, दैट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी हाउ मच, करेक्ट आंसर वुड बी डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th कर लिया। 11th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 11th अच्छे से करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन को कैसे स्टडी करते हैं ये हम एकदम समझ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 11th एक बढ़िया क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11। A rotating solid cylinder of mass m and radius r is brought to rest on a flat surface with a coefficient of kinetic friction mu. Evaluate the magnitude of its angular acceleration if it has a pure rotation about its central axis. Clear है? तो हमें फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है, that is mu, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दिया है हमें क्वेश्चन। ठीक है, मास दे रखा है डेट इज m, और क्या दे रखा है, रेडियस इज गिवन एज r। इवैल्यूएट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर डिसेलेरेशन इफ इट हैज अ प्योर रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर। इसको प्लान में बनाता हूं, देखो ये इस प्लेन में ही रोटेट कर रहा है, उसका एक एंगुलर डिसेलेरेशन है, और रिटार्डेशन किस कारण से, वो रिटार्डेशन इसके फ्रिक्शन के कारण, जो भी है रोटेशन वो इस प्लेन में ही है। ये पूरा सॉलिड सिलेंडर, देखो बोला है अ रोटेटिंग सॉलिड सिलेंडर, तो फ्रिक्शन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है और डिवाइडेड बाय आई कर देना है, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब फ्रिक्शन का टॉर्क निकालने के लिए वी हैव टू अंडरगो इंटीग्रेशन,
क्योंकि फ्रिक्शन तो इस पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क निकालने के लिए वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा आर के ऊपर, सर्कल है ना तो छोटा एलिमेंट क्या लेंगे, आर डी आर। आर के ऊपर एक छोटा एलिमेंट ले लेना डी आर। is a small element that I am taking, that is dr। r पे एक एलिमेंट लिया, that is dr। क्लियर है? तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखो अब क्या लिखेंगे, तो स्मॉल टॉर्क, स्मॉल मोमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू dt बोल देता हूँ या dt बोल देता हूँ। Therefore, dt is the small moment that is equal to how much, df into r, small friction into r। और स्मॉल फ्रिक्शन को देखो कैसे लिखेंगे, म्यू, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, g इंटू डी एम इंटू आर। डीएम को क्या लिखेंगे, dm इज इक्वल टू, dm को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dm इज इक्वल टू हाउ मच, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, 2 पाई आर डी आर। dm को ऐसे लिख सकता हूं m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो यू विल गेट द टोटल टॉर्क T। दिस इंप्लाइज टोटल टॉर्क T इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू जी आर इंटू m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। और डी आर को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से r तक। सो t कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी, और क्या बचेगा देखो, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल क्या होगा, आर क्यूब बाई 3, तो आर क्यूब आर आर कैंसिल, तो आर बाई 3। कोई दिक्कत इसमें, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल क्या होगा, आर क्यूब बाई 3, तो मैंने इसको लिख लिया, आर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हुआ पाए, दैट इज 2 म्यू एम जी आर बाई 3। एंड मुझे क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर डिसलेरेशन, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, आई अल्फा, एंड आई ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस implies alpha is equal to 2 mu mg r by 3 into 2 by m r square, that is 4 mu g by 3 r। This is my angular acceleration or deceleration। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर क्या है, म्यू 4 म्यू जी बाई 3r। इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि पूरा फ्रिक्शन तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक फ्रिक्शन, हर एक स्मॉल फ्रिक्शन का मोमेंट क्या है, अलग अलग है, तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ा। क्लियर है? हॉलो सिलेंडर होता तो इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो देखो आप, एक ये क्या है, ये डेफिनेशन ही तो है, द कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन may be assumed to be a motion of pure rotation about some center which goes on changing from time to time. This center is known as what? Obviously combined motion of rotation और translation को मैं केवल rotation से रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड ये rotation किसके अबाउट होना चाहिए, this rotation should be about the instantaneous center। तो ये instantaneous center का ही तो definition है, तो center क्या है, instantaneous center। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, 12th का आंसर वुड बी सी, दैट इज नथिंग बट अ डेफिनेशन। ये भी आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। प्रोसीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। इसको हटा रहा हूं मैं, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ, पढ़िएगा थ्रू 13। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। में देखिए क्या बोला जा रहा है, अ बाइसाइकिल ऑफ रियर व्हील ड्राइव। ये गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, बट बाइसाइकिल इज ऑलवेज अ रियर व्हील ड्राइव। जब आप पैडल को रोटेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप रोटेट कौन से पहिए को करते हैं, पीछे वाले पहिए को, और आगे वाला पहिया अपने आप घूमने लग जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। रियर व्हील ड्राइव हैज इट्स व्हील्स ऑफ डायमीटर d रिप्लेस्ड बाय विद व्हील्स ऑफ डायमीटर d डैश एंड d। सो क्या हो गया है कि पीछे वाले और आगे वाले पहिए का, ये मेरा पैडल है, दिस इज द पैडल एंड दिस इज द फ्रंट व्हील, ठीक है, फिगर बना लिया। बोथ हैव द सेम डायमीटर d, दोनों व्हील का डायमीटर क्या है, सेम। अब मैंने इसको रिप्लेस किया, आई हैव रिप्लेस्ड इट विद अदर व्हील्स। इन दोनों व्हील का डायमीटर तो क्या है, सेम। अगर ये ओमेगा है तो ये भी ओमेगा होगा, और ऑब्वियसली अब सिंस व्हील्स का डायमीटर सेम है तो ये भी ओमेगा होगा। अब मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कैसे किया, फ्रंट वाले व्हील को तो छोटा कर दिया और बड़े वाले व्हील को, पीछे वाले व्हील को बड़ा कर दिया। पीछे वाला व्हील d डबल डैश बड़ा हो गया है और फ्रंट वाला व्हील हमने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया। ये है हमारा d डैश, ठीक है। d डबल डैश इज लेस देन d एंड सॉरी d डैश इज लेस देन d एंड d डबल डैश इज ग्रेटर देन। ये बाकी पैडल सेम है। पैडल को अभी भी हम लोग, इफ द पैडलिंग रेट इज कांस्टेंट, पैडल अभी भी आप ओमेगा से ही घुमा रहे हैं, पैडल हमेशा ओमेगा से ही घुमा रहे हैं। तो यदि पैडल ओमेगा से घूम रहा है तो यहाँ भी रोटेशन वेलोसिटी कितनी मिलेगी, ओमेगा ही मिलेगी। बट ये ओमेगा नहीं होगा इस बार, दिस विल बी समथिंग ओमेगा डैश, पता नहीं, निकालना तो है नहीं। सो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल विल बी इंक्रीजिंग या चेंजेस बाय अ फैक्टर। पहले लीनियर वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर देखो, अगर लीनियर वेलोसिटी देखेंगे v इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ लीनियर वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू d/2 ओमेगा, कंसिडरिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी मान लीजिए होगी ये v डैश, ये तो ओमेगा ही है, ये v डैश मान लो, तो v डैश कितना हो जाएगा, v डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, वो इससे डिसाइड करेंगे, दैट इज v डैश इक्वल टू d डबल डैश बाई 2 इंटू ओमेगा। सो इट चेंजेस बाय अ फैक्टर, देयरफॉर v डैश बाई v इज इक्वल टू हाउ मच, d डबल डैश बाई d। सो कितने फैक्टर से चेंज हुआ है वो, d डबल डैश बाई d। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मैंने यहाँ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग माना है, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं मानूंगा तो क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, और डेटा भी इनसफिशिएंट है ये जज करने के लिए एनालिसिस के थ्रू कि रोलिंग विद स्लिपिंग है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्लियर है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे करेंगे। सो नोट तो कर ही लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाता हूँ। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। 13 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहा हूँ। सो बोला गया एक रेडियस, सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ओके, बोला गया। So this is point O, A and this is point B. Clear? Of radius 10 centimeter without slipping on horizontal plane. Radius is 10 centimeter. That is 0.1 meter.
At the instant shown, the magnitude of the velocity A relative to B is 40 centimeter per second. VA with respect to B is magnitude है इसका 40 centimeter per second. Clear है? The velocity of the center O at this instant is. Velocity of center O निकालना. देखो बहुत सिंपल है. अब इस पूरे मोशन को मैं केवल एक रोटेशन मोशन मान सकता हूं अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर. ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर से ही करेंगे. ये बीच वाला पॉइंट, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है? इट इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर. यही होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर. VO इज जस्ट R ओमेगा. रेडियस कितना है इसका? रेडियस इज 0.1. VA ये होगा, VA will be in this direction. This is VA and VB vector is in this direction. ये हमारा VB होगा. क्लियर है ना? तो ये I कैप J कैप मान लेता हूं वापस से. दिस इज I कैप एंड दिस इज J कैप. क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो सही रहेगा. तो VA वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच? 2R ओमेगा. 2R ओमेगा माइनस I कैप. और देखो VB वेक्टर को क्या लिखूंगा? VB वेक्टर को क्या लिख देंगे? VB वेक्टर इज इक्वल टू, ये एंगल 45 डिग्री होगा ऑब्वियसली. क्लियर? एंगल बाइसेक्टर ही रहेगा क्योंकि मिड पे पॉइंट. क्लियर? ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री एंड सो ऑन. ठीक है? तो VB क्या है हमारा? VB वेक्टर. VB वेक्टर को देखो ऐसे लिखूंगा. VB वेक्टर को मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? R रूट 2R. root 2R length of the point under consideration and instantaneous center into omega into minus cos 45 degree I cap plus sin 45 degree J cap. root 2 cancel कर लो. root 2 R omega that is equal to VB vector is equal to क्या हो जाएगा? ओमेगा R ओमेगा माइनस I कैप प्लस J कैप. यही होगा. सही है एकदम. VA विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगा? देयरफॉर ये तो इंस्टेंटेनियस सेंटर था ही ना हमारा. दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर. इस तरफ लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस सेंटर. इंस्टेंटेनियस सेंटर से ना बहुत सिंपल हो जाएगा. इस पूरे रोलिंग या प्लेन मोशन को, जनरल प्लेन मोशन को मैंने केवल रोटेशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है about this instantaneous center. B बोल देता हूँ. क्लियर है? ओके. B तो है यहाँ पे, C बोल देता हूँ. ओके. सो VA विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू क्या? VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर. ये तो मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में समझा रखा है. तो माइनस 2R ओमेगा माइनस दैट इज माइनस R ओमेगा I कैप और क्या हो जाएगा? माइनस R ओमेगा J कैप. दिस इज VA विथ रेस्पेक्ट टू B. दिस इंप्लाइज इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा VA विथ रेस्पेक्ट टू B का? R ओमेगा रूट 2 इज इक्वल टू 40. देयरफॉर VO इज इक्वल टू R ओमेगा ही है वो, दैट इज इक्वल टू 40 बाई रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 20 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अगर R गिवन नहीं भी होता ना तब भी चलता. R is an extraneous data. If R would not have been given, then also we could have easily solved it. R की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी. We don't require this R. बिना R के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो करेक्ट आंसर VO का क्या है? That is velocity of center O is 20 root 2. That is correct answer is C. इसको नोट कर लेंगे सभी. नोट दिस डाउन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 को भी. 15 को भी देखो हम इंस्टेंटेनियस सेंटर से करेंगे. बहुत सिंपल हो जाएगा सवाल. क्वेश्चन नंबर 15 कर. 14 था सिंपल क्वेश्चन. थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया होना चाहिए था. बाकी आप कर लेते वेक्टर फॉर्म में लिख के. क्लियर है? ओके. बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड.
क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. A flanged wheel is pulled along a horizontal surface by rolling on the inner hub without slipping. If the velocity of point P on the pulling rope is Vp is equal to 6 meter per second, the velocity of the point Q at the outer rim on a horizontal diameter of the outer wheel is. Velocity of point Q निकालना है हमें. देखो एक flanged wheel है. flanged wheel का मतलब देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर प्रोसीड करते हैं. ये एक इनर हब होता है इसका. ये वाला इनर हब ही एक्चुअली कांटेक्ट में है सरफेस के, ये नहीं है. तो आपने रेलगाड़ी का चक्का देखा होगा शायद. रेलगाड़ी का अगर आप चक्का देखेंगे तो देखो रेलगाड़ी का चक्का कुछ ऐसा होता है. इसके ऊपर एक आउटर व्हील होता है लाइक दिस. घूमता अंदर वाला पहिया, कभी भी बाहर वाला पहिया नहीं घूमता. तो बाहर वाला जो पहिया है दैट इज अ फ्लैंज. रेलवे ट्रैक पे अगर आपने गाड़ी का पहिया देखा होगा तो इट वुड बी रोलिंग ऑन द इनर हब. बाहर फ्लैंज होता है तो इट इज अ फ्लैंज. इसकी आउट ऑफ द प्लेन है. रोटेशन अंदर वाले एक्सिस या अंदर वाले व्हील क्या हो रहा है. क्लियर है. सो दिस इनर पोर्शन इज एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट हियर. क्लियर. ओके. सो बोला क्या गया हमें, ये पॉइंट G है हमारा. दिस इज पॉइंट G. दिस इज G एंड दिस इज P. और ये हमारा VP वेक्टर है VP. एंड दिस इज Q पॉइंट. ओके. और ये दो रेडियस दे रखा है. ये 0.3 मीटर है और ये 0.4 मीटर है. 0.4 ये ना एकदम सही. VPD है, बोला है इट इज अ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन. विदाउट स्लिपिंग. तो इसको पूरा का पूरा मोशन को मैं एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट केवल रोटेशन से कंसीडर कर सकता हूँ. दिस इज माई इंस्टेंटेनियस सेंटर. मान लो इस पॉइंट को बोल दिया है B. दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर. ओमेगा निकाल लेता हूं. नाउ VP इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 इंटू 0.3 ओमेगा. VP कितना है हमारा, VP 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड. बस खत्म. मुझे VQ निकालना है ना, तो उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. ये देखो 0.4 ये 0.3, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 0.5 है ना. ऐसा ही तो ट्राइंगल बना है. ये 0.4 है, ये 0.3 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 0.5. और VQ का डायरेक्शन क्या होगा, VQ विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज VQ. क्लियर है मेरी बात. और VQ कितना हो जाएगा, VQ इज इक्वल टू 0.5 ओमेगा. 0.5 ओमेगा कितना होगा, 5 इन 0.5 0.5 इंटू 10 that is 5 meter per second. So VQ is 5 meter per second. So answer is what? Answer इसका क्या होगा? Answer would be D. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है D. 16th जैसा सवाल हमने कर रखा है, फिर से इसको सॉल्व कर देता हूं. वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. लेट्स सॉल्व इट आउट. अ व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, वेट 100 न्यूटन is subjected to a horizontal force P as shown in the figure. Find the acceleration of the wheel at the given instant, friction force on the wheel by surface. Obviously देखो फिर से इसको क्या मानूंगा मैं, I will consider it rolling without slipping. नहीं तो फिर एनालाइज नहीं कर पाएंगे. और देखिए एक और क्वेश्चन में मिसिंग है, व्हील को आपको डिस्क मानना पड़ेगा. डिस्क नहीं मानेंगे तो आई कैसे निकालेंगे, आई नहीं निकाल पाएंगे. इसलिए मैंने इसको डिस्क माना है, नहीं तो कर नहीं पाएंगे. वैसे बोला जाना चाहिए था. तो इट इज एक्चुअली अ डिस्क. P दे रखा है
400 न्यूटन। ऑब्वियसली फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा, इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे की तरफ है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मुझे पता नहीं है, म्यू गिवन नहीं है, फ्रिक्शन तो मुझे निकालना है। ये 2 मीटर है, r इज 2 मीटर, ठीक है। ये a है और ये इसका अल्फा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नहीं तो कर नहीं पाइएगा आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि फिर 3 अननोन हो जाएंगे। अगर आपने रोलिंग विद स्लिपिंग माना तो 3 अननोन हो जाएंगे, आप तीनों अननोन को निकालिए कैसे, नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए हमने क्या मान रखा है, अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो एक इक्वेशन और चाहिएगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। एक और ट्रांसलेशन में लिखूंगा तो p प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। वेट तो मुझे दे ही रखा है 100 न्यूटन, मास निकाल लेंगे फिर उससे। इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन क्या लिखेंगे, p माइनस एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। इसको डिस्क माना है, assuming the wheel to be a disc, I is equal to mr square by 2. This implies equation number 3 क्या बनेगा, p minus f is equal to I, that is mr square by 2 into alpha, and a is equal to r alpha, so इसको क्या लिखूंगा, ma by 2. This is equation number 3. मुझे क्या क्या निकालना है, I need to find out the angular acceleration of the wheel at the given and the a निकल जाएगा तो angular acceleration भी निकल जाएगा, it is one and the same thing. So अब इससे हम क्या करेंगे, from equation 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप क्या लिख सकते हैं, देखो क्या करेंगे आप, आपको पहले फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन निकालने के लिए और एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो आप एक काम करिए, आप ma को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, ma इज इक्वल टू p प्लस एफ, सो p माइनस एफ इज इक्वल टू p प्लस एफ बाई 2, यही हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर लेके आइए। आंसर क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू हाउ मच, f इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ 2p माइनस p 3f, तो f इज इक्वल टू p बाई 3, 400 बाई 3। 400 बाई 3 कितना होगा, डेट इज 133.33 न्यूटन। सिमिलरली अल्फा भी निकाल लूंगा। नाउ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। ए को क्या लिखूंगा, p प्लस एफ, 400 प्लस 400 बाई 3 अपॉन में वेट कितना है 100 बाई 10 कर देता हूं एक बार। g को क्या मान लिया मैंने 10, m इंटू ए तो आ गया, r कितना है हमारा 2, तो ये अल्फा आ जाएगा। अल्फा कितना आ जा रहा है, देखो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, 400 प्लस 400 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 26.67। तो अगर आप g को 9.81 रखते तो 26.16 आ जाता। तो आसपास का आंसर क्लिक कर लीजिएगा, that is our answer is coming out to be 26.67 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अगर 9.81 रखते तो आंसर आ जाता 26.16। ठीक है, आसपास का आंसर क्लिक कर लीजिए, that is correct answer is what, correct answer is D. D is the correct answer. क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। ऑब्वियसली अगर आप डिस्क नहीं मानते इसको और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं मानते तो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। रोलिंग विद स्लिपिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में करा दिया है।
रोलिंग विद स्लिपिंग को एनालाइज करने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली दिस फ्रिक्शन का नेचर क्या है, फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का नेचर कैसा है, स्टैटिक। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होता तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता, काइनेटिक फ्रिक्शन होता। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होता तो बोला जाता क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग विद स्लिपिंग है, ऐसे हिंट्स दिए जाते, म्यू के की वैल्यू गिवन होती तभी कर सकते थे, क्योंकि अभी एफ की वैल्यू नहीं पता, 3 अननोन्स है तो कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूं, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे सभी। आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। A uniform rope of mass m and length l is pivoted at one end, whirls with uniform angular velocity omega in a horizontal plane as shown in the figure. What is the tension in the rope at a distance r from the pivot? चलो बहुत बढ़िया है, सिंपल कर देता हूँ थोड़ा फिगर को ना। This is having length what? Length L. Clear है? मुझे क्या करना है, I need to find out the tension in the rope at a distance r. ओमेगा से घूम रहा है, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, मुझे कहाँ पर टेंशन बताना है, एट ए डिस्टेंस r। तो r पे इसको कट कर दो, इतना सा पार्ट ले लो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दूंगा तो फिर क्या लिखूंगा, बस FBD सही बनेगा तो आंसर सही आएगा। देखिए इतना पार्ट को कट कर दिया है मैंने, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये r पे इसको मैंने कट कर दिया है, तो बस यही पार्ट बचा है। टेंशन T, इसकी टेंडेंसी क्या है, बाहर की तरफ जाने की, तो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द, इसलिए तो टेंशन, ये टेंशन T है, ओमेगा से घूम रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज r। इसके इस जो बचा हुआ जो ये मास है, इसका CG का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द सेंटर, ये L माइनस r बाई 2, that is this is L minus R, so ये कितना होगा, L R plus L minus R by 2 is equal to L plus R by 2। बोल सकता हूँ, एकदम बोल सकता हूँ। अब क्या लिखोगे फिर आप, तो हमारा मास therefore T is equal to how much, therefore T is equal to M, मास कितना होगा, मास m डैश कर देता हूँ, इसका मास m डैश है, क्लियर है, इसका मास इज m डैश, तो m r ओमेगा स्क्वायर, दैट इज m r डैश ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो m डैश कितना है हमारा, m डैश इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इज इनटू L माइनस r एंड r डैश इज इक्वल टू L प्लस r। Therefore टेंशन T कितना हो जाएगा, therefore टेंशन T is equal to M by L into L minus R into L plus R by ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सजा लो, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, M ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कर लीजिएगा, आंसर क्लिक कर लीजिएगा, आंसर इज व्हाट, सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी। नोट कर लीजिए इसको, करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18।
18th क्वेश्चन सॉल्व करना है। एटीन सॉल्व कर रहा हूं। 18 में देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, a wheel of mass m and radius r is in accelerated rolling motion without slip under a steady axial torque T. A wheel of mass m and radius r is in accelerated rolling motion without slip under a steady axial torque T. Coefficient of kinetic friction is mu. The friction force from the ground on the wheel is, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है हमें, टॉर्क कितना है T, सो T इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, स्टेडी टॉर्क है, तो जो भी टॉर्क है डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन ही तो प्रोड्यूस कर रहा होगा इस टॉर्क को, सो मैं क्या लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू F इंटू आर। ऑब्वियसली अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्टेडी टॉर्क भी नहीं मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूं मैं, T बाई आर। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी हमें नेट टॉर्क गिवन था T, दैट टॉर्क इज एक्चुअली जनरेटेड बाय दिस फ्रिक्शन ओनली, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एफ आर। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू T बाई, और कुछ सॉल्व करने की इसमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि टॉर्क एक्चुअली कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दिस स्टेडी टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फ्रिक्शन। क्लियर है, इसलिए ना कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है। एक्चुअली ये फ्रिक्शन का नेचर तो कैसा है, फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर बिकॉज दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और कोएफिशिएंट किसका दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन का, बस परेशान करने के लिए आपको कोएफिशिएंट गिवन था, जरूरत ही नहीं थी डेटा की। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 20 कर रहा हूं मैं, देखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 19 कर लेता हूँ, या दोनों को साथ ही कर लेता हूँ। बोला गया एक रील है of mass m and radius r is rolling down smoothly from rest, smoothly मतलब rolling without slipping, with one end of the thread wound is held in the ceiling as depicted in the figure. Consider the thickness of the thread and its mass be negligible in comparison with the radius r of the hub and the real mass m. Symbol g represents the acceleration due to gravity. देखो क्या बोला जा रहा है, एक रील है अभी और ये एक थ्रेड है, ठीक है, मैं हब का ही रेडियस मान लेता हूँ, ये रेडियस r है, इसका मास मान लीजिए mg है नीचे की तरफ, रेडियस ऑफ जायरेशन k है, मतलब I को क्या लिख सकता हूँ, mk², डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये तो मैंने समझा दिया इसको कैसे यूज किया जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन को, क्लियर है, ओके, मास है, और ये टेंशन T है। अब देखिए ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन है, दिस मीन्स अगर ये अगर ये नीचे एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो इसमें अल्फा है फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू r अल्फा। मुझे क्या निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन a निकालना और टेंशन इन द थ्रेड निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला इक्वेशन mg माइनस t इज इक्वल टू क्या, ma, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन मोमेंट का लिखेंगे, दैट इज t इंटू r इज इक्वल टू i अल्फा, दैट इज mk² इंटू a बाई r, इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, पहले t निकाल लो या पहले a निकाल लो, a निकाल लेते हैं, चलो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 उठा के t इसमें डाल दो, तो mg माइनस
एम के स्क्वायर बाई ए अपॉन आर स्क्वायर, आर नीचे ले आया, इज इक्वल टू एम इंटू एम कैंसिल कर दो तो ए कितना हो जाएगा, ए उसको उधर ले जाओ, ए इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर जी अपॉन क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जी अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज करेक्ट आंसर इज व्हाट ए। सो क्वेश्चन नंबर 19 का तो करेक्ट आंसर क्या है ए। 19th मिल गया, अब बस 20th करना है। अब तो बहुत सिंपल है, टेंशन टी निकालने के लिए ए को सब्स्टिट्यूट कर दो तो टेंशन टी मिल जाएगा। यहाँ तक सभी नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। सो नाउ टी इज इक्वल टू 20th का आंसर निकाल देता हूँ। तो टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, देयरफॉर टेंशन टी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही होगा के स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, तो टी कितना हो जाएगा, एम जी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज टेंशन टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम जी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। सो इसी के साथ हमने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स और बाकी हैं, उनको भी कर लेता हूँ। एक पीछे चैप्टर्स में कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे जो मैंने बोला था कि वो यहाँ करवाऊंगा। दैट इज चैप्टर नंबर 4 का देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24, चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 24, उसको भी देखो सॉल्व करा देता हूँ। कुछ एक रोटेशन के सवाल हमारे पीछे चैप्टर्स में रह गए थे, वैसे उनका की दे दी थी मैंने बोला था मैं बाद में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 24 बोला क्या गया, अ हॉलो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग, which of the following factors influences its velocity at the bottom? कौन कौन से factors हैं जो उसका velocity at the bottom को influence करेंगे? Okay, radius of the object, length of the object, density of the object and lastly change in height of object during trip. क्या बोला गया, एक hollow cylindrical object है that is rolling, there is a hollow cylindrical object, there is a hollow cylindrical object क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा हूं मैं, हाँ ओके। there is a hollow cylindrical object that rolls down an inclined plane, clear है, without slipping, the rolling is without slipping. Which of the following factor influences its velocity at the bottom? उसकी velocity bottom of inclined plane पे क्या होगी, कौन कौन से factors उसको influence करेंगे? तो कौन कौन से करेंगे, radius of the object no, length of the object no, density acceleration is independent of the density. So correct answer क्या होगा, D, that is change in height of object during trip. जितना change in height ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी डी। क्लियर है। सो ये वेलोसिटी एट द बॉटम मतलब बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे जब वो पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी मान लो पहले वी यू थी, वेलोसिटी वी थी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं ना तो इसके रेडियस पे डिपेंड करने वाला है क्योंकि इट इज़ रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग, ना तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी मैंने बोला था आई विल कवर इट इन रोटेशन मोशन। क्वेश्चन नंबर 27 को कवर कर देता हूँ लास्ट में। एक और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 27 बोला क्या जा रहा है, अ सर्कुलर डिस्क रोल्स डाउन विदाउट स्लिप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। सिंपल है, देखो टोटल
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है ना. दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी and this is translational kinetic energy. ये ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, सर्कुलर डिस्क है, तो I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड आई V इज इक्वल टू क्या होगा, R ओमेगा. लिख सकता हूं ऐसे, रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई इज एम आर स्क्वायर बाई 4 कर देता हूं इसको, इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, रोटेशनल कितना है, बस एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या, 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना, 1/3. तो करेक्ट आंसर इज क्या, 1:3. दैट इज 27th का आंसर क्या होगा, 27th का आंसर सी. इसी के साथ मैंने वर्कबुक के एक एक क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड. क्लियर है.